Now, today's we are talking about atomic masses, atomic mass, molecular mass और ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिकुलर मास, ठीक है, फार्मूला मास, ग्राम फार्मूला मास, एंड दिस इज ऑल द टॉपिक्स विच आर रिलेटेड विथ मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब ये बड़े तूफानी चीज़ लगते हैं बच्चों को, जैसे आपको लग रहे हैं, है ना। हालांकि आप लोग एक बार ये चैप्टर पढ़ भी चुके हो, लेकिन फिर भी आपसे पूछेंगे एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिकुलर मास क्या होता है, ग्राम मॉलिकुलर मास, ग्राम एटॉमिक मास, फार्मूला मास, तो आप नहीं बता पाएंगे, है ना, ऐसा ही है। तो मैं पढ़ाऊंगा उसके बाद भी फिर आप नहीं बता पाएंगे, कोई तीसरा पूछेगा तो बता देंगे, पक्का यकीन है। तो हम थोड़ा थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं, है ना, क्योंकि ये इतने सारे टर्म हैं, एक से ज़्यादा टर्म है कि बच्चा जब इसको पढ़ता है तो बड़ा कंफ्यूज हो जाता है, कौन सा क्या था, कौन सा क्या था, भूल जाता है ना, कंफ्यूज रहता है। तो मैं इसके यूजुअल मीनिंग्स अभी बता रहा हूँ, इसके बाद हम इसको डिटेल से एक लेक्चर में कवर करेंगे मोल कॉन्सेप्ट के साथ। तो वापस से सारी चीज़ें हम रिपीट करेंगे वहाँ पे विथ एग्जाम्पल, ठीक। अभी सिर्फ इसको प्रैक्टिकल तरीके से समझिए, दिमाग में इसका पिक्चर अगर आपके बन गया तो आपको ये हर समय याद रहेगा। रटना तो है नहीं, इसको समझना आपको, ठीक है। अब शुरू करते हैं सबसे पहले एटॉमिक मास से, ठीक। एटॉमिक मास नाम ही से पता चलता है किस चीज़ का मास है, किसका, जोर से बोलो थोड़ा, एटम का मास है, ठीक है। अब एक एटम कितना छोटा पार्टिकल होता है, चूंकि आप फिजिक्स भी पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री भी पढ़ रहे हो, तो एटम का साइज भी आप जान रहे हो, बता सकते हैं उसका ऑर्डर, 10 टू द पावर माइनस कितना, भूल गए, 10 टू द पावर माइनस, कल पढ़े हैं हम लोग फिजिक्स में, 10 टू द पावर माइनस -9 -10 एटम का साइज होता है, ठीक है। किसका कितना होता है साइज, एटलीस्ट -9 -10 -11, इतना छोटा होता है एटम 10 के पावर में, ठीक है, ये समझ आया। अब इतना छोटा एटम होता है, उसका साइज हमको मेजर करना है, यानी उसका मास नापना है, ठीक है। अब इसमें एक बड़ा प्रैक्टिकली एक प्रॉब्लम होता है कि देखो भाई, हमारे नेचर में जितने एलिमेंट मिलते हैं जो आपके पीरियोडिक टेबल में होते हैं, 183 182 जितने भी हैं, 118 या और भी सारे एलिमेंट्स जो भी नए नए खोजे गए हैं, सब मिला लो, लगभग 200 तरह के एलिमेंट मान लो, मोटा मोटा, ठीक है, उतने नहीं है, 118 120 इसी तरह के 183 नए नए जो खोजे गए उनको मिला जुला के, तो मोटा मोटा हिसाब मानिए 200 तरह के कुल एलिमेंट हैं। कितनी तरह के, हाँ, और हर एलिमेंट एटम से ही बनता है ना, और उन्हीं 200 तरह के एलिमेंट से पूरी दुनिया बनी हुई है, ठीक है। अब एलिमेंट के अंदर एटम्स होते हैं, क्योंकि एलिमेंट्स एटम से बनते हैं। एटम इतना छोटा पार्टिकल होता है कि उसके साथ एक प्रॉब्लम यह है कि वो कभी फ्री स्टेट में मिलता है नेचर में, कभी नहीं मिलता फ्री स्टेट में। फ्री स्टेट में मिलने का मतलब एक सिंगल एटम मिल जाए। एटम को आप ऐसे इमेजिन करो, एक बॉल है, क्या बॉल, एक सिंगल बॉल आपको नेचर में मिल जाए किसी का पॉसिबल नहीं है। जब भी मिलेगा कम से कम कितने मिल करके मिलेंगे, दो एटम कंबाइन होके ही मिलता है नेचर में। जैसे हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस को जब आप देखोगे, उसके एटम को खोजोगे तो वो H नहीं मिलता हमको, वो क्या मिलता है, H2, ठीक है, क्योंकि एक हाइड्रोजन के पास एक ही ठो इलेक्ट्रॉन रहता है उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, और स्टेबल होने के लिए कम से कम कितने चाहिए, 2। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन हो, 2, ज्यादा से ज्यादा कितने हो, 8, ऑक्टेट पूरा होना चाहिए 8। तो जिसका ऑक्टेट पूरा हो गया वो क्या है, स्टेबल, तो उसको किसी से मिलने जुलने की जरूरत नहीं है, वो अकेला एटम आपको मिल जाएगा जिसके लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हुए, समझ आ रहा है। और ये किसके होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट में, जितने आपके वो ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट्स हैं, नोबल गैस वाले, नोबल गैस, ठीक है ना, कौन कौन से आपके, आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, जेनॉन, रेडॉन, ये जो भी नोबल गैसेस हैं, ग्रुप नंबर 18, पीरियोडिक टेबल आ रहा है दिमाग में ऐसे, सबसे लास्ट वाले जो ग्रुप में एलिमेंट्स मौजूद हैं उसको क्या बोलते हैं, नोबल गैस। और नोबल गैस, उनका नाम ही नोबल इसीलिए रखें क्योंकि वो आइडियल हैं। आइडियल बोले तो उनके लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 8 8 हर एक के, तो उनका ऑक्टेट पहले से कंप्लीट है, उनको और इलेक्ट्रॉन न चाहिए न किसी को देना है, 8 ही चाहिए होता है, इसलिए वो किसी से कंबाइन ही नहीं होते। तो उसका सिंगल एटम, उसके लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, 8, तो उसका सिंगल एटम ही जिंदा रहता है। खोजने जाओगे तो उसका सिंगल एटम मिलेगा, आर्गन का AR ही मिलेगा,
क्रिप्टन का Kr ही मिलेगा, Kr2 नहीं मिलेगा, Ar2 नहीं मिलेगा। सिंगल वन आइसोलेटेड एटम उसका मिलता है नेचर में। ये बात मेरी समझ में आई? ये उनकी खुसूसियत है, खासियत है, उनकी विशेषता है कि उनका ऑर्बिट पहले से कंप्लीट रहता है, भरा रहता है, 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो उनको किसी के साथ कंबाइन नहीं होना पड़ता। तो एक एटम दूसरे एटम के साथ मिलना ही नहीं चाहता तो 2 नहीं बनता, वो सिंगल ही मिल जाता है। ठीक है, वो उसका एटम है और वो आइसोलेटेड मिलता है, अकेला मिलता है। ठीक है, लेकिन बाकी किसी एलिमेंट के खोजने जाओ आप, हाइड्रोजन के खोज लो, आयरन के खोज लो, नाइट्रोजन गैस के, ऑक्सीजन गैस के, ऑक्सीजन का भी क्या मिलता है? O मिलता है कि O2 मिलता है? O2। क्यों? एक ऑक्सीजन के लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। कितने? 6। तो ऑक्टेट तो पूरा नहीं है, 2 चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा तब ना ये इसका ऑक्टेट पूरा होगा, ये स्टेबल होगा, वैसे अनस्टेबल रहता है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन वाले की तलाश में निकलता है, देखता है सामने एक और ऑक्सीजन का एटम है, उसको भी कितना घटा है? 2। तो ये एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन से बोलता है, दोनों सिंगल सिंगल एटम है, दोनों के लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, दोनों को कितना कितना चाहिए स्टेबल होने के लिए? 2। तो ये बोलता है देखो मैं भी परेशान हूं, तुम भी परेशान हो, ऐसा करो 2 इलेक्ट्रॉन मैं रख देता हूं, 6 तो है हमारे पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, 2 मैं रख देता हूं, 2 तुम रख दो। ठीक है, बीच में कितने हो गए? 4। ठीक है, या 1 मैं रख देता हूं, 1 तुम रख दो, बीच में कितने हो गए? 2 हो गए। अब ऐसा करेंगे, ये जो 2 है इसको मैं भी अपना गिन लूंगा, तुम भी अपना गिन लेना। समझ आ रहा है? या कोई एक बोलेगा चलो मैं 2 रख देता हूं, उसको तुम भी अपना गिन लो, मैं भी अपना गिन लेता हूं, या तुम 2 रख दो, मैं 2 रख दूं, 4 हो गए, उसको तुम भी अपना गिन लो, मैं भी अपना गिन लेता हूं। अलग अलग एलिमेंट में अलग अलग चीजें होती हैं। तो ऑक्सीजन के केस में क्या होता है? एक ऑक्सीजन बोलता है मैं 2 रखता हूं सामने अपने 2 इलेक्ट्रॉन, तुम भी कितने रखो? 2 रखो। तो बीच में कितने रखा गए? 4। अब जब ये एटम, ये वाला एटम ऑक्सीजन का गिनेगा इलेक्ट्रॉन, तो उसके कितने हो जाएंगे? 6 तो उसके थे ही, 2 इसने रख दिए, टोटल कितना हो गया? 8। तो इसका भी पूरा कितना हो गया लास्ट में? 8 इलेक्ट्रॉन। और ये वाला, इसके लास्ट में 6 थे, इसने सामने वाले ने 2 रख दिए, तो ये 2 अपना भी काउंट कर लेगा उसको, तो इसके भी टोटल कितने हो जाएंगे? 8। दोनों के 8 पूरे हो गए। 8 बनाने के चक्कर में इसको क्या करना पड़ा? बॉन्ड बनाना पड़ा, मिलना पड़ा इनको, और ये O से क्या बन गए? O2। ठीक है, तो नेचर में O2 मिलता है क्योंकि O2 स्टेबल होता है, उसके लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन ऑक्सीजन सिंगल एटम के लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो अनस्टेबल होता है, इसलिए वो मिलता भी नहीं है। ठीक है, ये चीजें आ रही है पिक्चर दिमाग में? ठीक, तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि हमको ना एक एटम का मास कैलकुलेट करना है, और एक सिंगल एटम मिलता नहीं किसी का सिवाय नोबल गैस के। ठीक है, अब एक सिंगल एटम को आप अलग भी नहीं कर सकते। अगर मैं O2 दे दूं आपको, O2 में कम से कम कितने एटम है? एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बोले तो ये, दिस इज 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि यहां कुछ भी नहीं लिखा है ये, तो ये कितना मॉलिक्यूल है? 1। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है? 2 एटम। 2 ऑक्सीजन एटम मिले होंगे तब ना एक मॉलिक्यूल बना होगा ऑक्सीजन का, O2। ये नेचर में फ्री मिलता है। ठीक है, तो इसका मास आप निकाल सकते हो, इसका मास क्या कहलाएगा? एक मॉलिक्यूल का मास, क्योंकि ये क्या है? बोलिए, थोड़ा जग जाओ ना, ये क्या चीज है? ये मॉलिक्यूल है, तो हमको नेचर में यही मिलता है फ्री स्टेट में। तो जब भी इसका मास तौला जाएगा तो ये क्या चीज का मास निकल के आया? एक मॉलिक्यूल का मास निकल के आया। ठीक है, लेकिन हमको एक एटम का मास चाहिए, और एक एटम इसका मिलता नहीं है खाली। जब भी मिलेगा ये किस रूप में मिलेगा? O2, यानी 2 एटम कंबाइन होकर मिलेंगे, और हमको सिंगल एटम का मास चाहिए। तो सिंगल एटम का मास कैसे निकलेगा? जब ये एटम अकेला ऐसे अलग अलग होंगे तब ना एक एटम मिलेगा, आप उसको तौलोगे, लेकिन ये ऐसा मिलता नहीं है। ठीक, पहला प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या है कि सिंगल आइसोलेटेड एटम नहीं मिलता। जब भी मिलता है किसी न किसी मॉलिक्यूल के फॉर्म में मिलता है, क्योंकि वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में ही स्टेबल रहता है। उनके लास्ट के ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन 8 कंप्लीट हो जाते हैं जब वो किसी से कंबाइन होते हैं, तो सिवाय नोबल गैस के। मेरी बातें आ रही समझ कि नहीं आ रही? ऊपर से तो नहीं जा रही ना? पक्का? हाँ जी। अब हमारा टारगेट है एक एटम के मास को कैलकुलेट करना। अब प्रैक्टिकली ये इम्पॉसिबल है कि आप सबसे पहले एक एटम खोज के लाओ, क्योंकि वो मिलता ही नहीं, तो कहाँ से खोज के लाओगे सिंगल एटम? तो हमने ना इसका एक जुगाड़ देखा, हमको सबसे छोटा एटम मिलता है, सबसे छोटा। ठीक है, और वो कौन है? हाइड्रोजन। सबसे हल्का, सबसे छोटा कौन सा एटम मिला? हाँ, इसको समझते जाइएगा स्टोरी। हमको हाइड्रोजन का एटम मिला,
भले ये हमको इसी फॉर्म में मिलता है H2, लेकिन ये सबसे छोटा है, सबसे हल्का। ठीक है, ठीक है ना? ओके, ये जो सबसे हल्का हमको एटम मिलता है नेचर में, इसको हमने वेट किया, इसका जो भी मास आया उसके मास का हमने नाम रखा 1। क्या नाम रखा? क्योंकि इससे छोटा एटम कोई मिलता नहीं हाइड्रोजन से, छोटा बोले तो हल्का मास में ना, बाकी जितने भी मिलते हैं सब इससे भारी मिलते हैं। सबसे छोटा कौन होता है? हाइड्रोजन, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक ही ठो इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन? मात्र एक इलेक्ट्रॉन, और इसकी वजह से ही बहुत हल्का रहता है। ठीक, तो हमने बोला ठीक है, हमको सब चीज का मेजरमेंट तो करना ही है, एटम का मास तो मेजर करना ही है। चलो, हाइड्रोजन सबसे हल्का है तो उसका मास जो भी आया उसका नाम क्या रख दिए? 1। क्या नाम रख दिए? 1। क्योंकि देखो, हमको किसी भी चीज को मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट बनाना पड़ता है। जैसे हम बड़ी बड़ी चीजें नापते हैं तो हमने स्टैंडर्ड मेजरमेंट क्या बनाया है? 1 किलो, 1 kg बनाया है ना। अब 1 kg हमारी मर्जी होती, हम इतने भार को बोल देते 1 kg है, इतने भार को बोल देते 1 kg है, इतनी सी भार को बोल देते ये 1 kg है। समझ आ रहा है? वो हमारे ऊपर था। तो हमने क्या चुना? इतना बड़ा एक पत्थर जिसका जो भी भार था उस भार का नाम क्या रख दिया? 1 किलोग्राम। जिससे हम डेली अपनी सब्जी भाजी खरीदते हैं, मार्केट में जाके खाने की चीजें खरीदते हैं। एक नॉर्मल फैमिली के लिए हम लोग कितना सामान लेके आते हैं? 1 kg। एक नॉर्मल फैमिली के लिए 4 मेंबर जहां हो, 1 किलो सब्जी पर्याप्त होती है। तो ज्यादातर हम लोग अपना लेन देन खरीदारी किसके लिए करते हैं? मेजरमेंट, खाने की चीजों का। और सबसे ज्यादा कितना खाने की चीज खरीदी जाती है? 1 kg। तो जितना भार डेली एक नॉर्मल फैमिली के लिए लगता है खाने का, ठीक है ना, वही उसी भार को हमने क्या बोल दिया? यही क्या है? 1 किलोग्राम। तो 1 उसका नाम हमने रखा, जबकि वो भार है कुछ। 1 किलोग्राम कुछ लगता है ना हाथ में रखने से? 1 किलो का बाट आप हाथ में रखो तो ये हाथ को दबाता है, कुछ होता है भार। ठीक है, तो हमने इस भार का नाम क्या रखा? 1। इसका नाम क्या रखा? 1 किलोग्राम। इसी तरह से एटम की बारी जब आई तो हमने हाइड्रोजन का एक एटम तौला, इसको आइसोलेट करके बड़ा एक्सपेरिमेंट करके, H2 मिलता है नेचर में, लेकिन हमने उसको क्या किया? तोड़ के सिंगल एटम बनाया। ठीक है, और सिंगल एटम बना के एक हाइड्रोजन का मास हमने तौला। ठीक है, और इसका मास जो भी आता था 1.66 इंटू 10⁻⁻24 kg। ठीक है, जो भी आता था इसका मास -27 kg, -24 kg ऐसे कुछ है। ठीक है, तो ये जो मास इसका बना, इस मास को हमने क्या बोल दिया? ये क्या है? आज से 1। क्या है? बोलो बोलो बोलो, क्या है ये 1 है ना। तो एक हाइड्रोजन का मास कितना आया? ध्यान से समझना, इसका मास आया, हमने इसको वेट किया तो इसका वेट आया 1.6667 है बेसिकली, क्योंकि 666 आगे रिपीट होता जाता है। 10⁻⁻27 kg। kg में बोलेंगे तो -24 kg, ग्राम में बोलेंगे तो -27 ग्राम। समझ आया? ओके, सो इतना भार आया। ग्राम में ज्यादातर इसको लिखते हैं तो इसको हम ग्राम में लिख देते हैं। दिस इज इतना ग्राम, 1.67 10⁻⁻27 kg या ग्राम। ठीक, ये क्लियर हुआ यहां तक? ये किसका मास है? हाइड्रोजन के एक एटम का मास। अब ये नंबर बार बार बोलने में दिक्कत करता है, और हमने देखा इससे छोटा कोई एटम मिलता नहीं, तो इसी को क्या बना लो? स्टैंडर्ड। समझ रहे हो? स्टैंडर्ड बनाने का मतलब, अगर मुझे 10 किलो सब्जी तौलनी है तो मैं क्या करूंगा? मुझे पता होना चाहिए 1 किलो सब्जी कितनी होती है। अगर 1 किलो सब्जी इतनी होती है, इतने भार की, तो 10 किलो कितनी होगी? इसको 10 गुना कर दो। ऐसे ऐसे कितने ढेर लगा दो? 10, तो वो सब्जी कितनी हो जाएगी? 10 kg। तो हम क्या करते हैं? कंपेयर किससे? 1 kg से। 1 kg हमको पता रहता है ना, और उसको हम 10 गुना कर दिए तो 10 kg आ गया, 100 गुना कर दिए तो 100 kg बन गया। कंपेयर किससे होता है हर बार? 1 kg से। 1 kg का आधा मास ले लो, ½ kg हो जाएगा, 500 ग्राम। उसका आधा ले लो, 250 ग्राम हो जाएगा। ये चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं? तो हम हमेशा कंपेयर करके मास निकालते हैं। तो हमने एक पर्टिकुलर भार को 1 kg बोला, इसका नाम 1 रख दिए, यूनिट क्या बन गई? 1 किलोग्राम। अब बाकी जितनी चीजों का मास मेजर करना है उसको क्या करना है? कंपेयर इससे 1 kg वाले से, कि इस मास से ये कितना गुना भारी है। 2 गुना भारी है तो इसका नाम क्या? 2 kg। उस मास से ये 10 गुना भारी है तो इसका नाम क्या? 10 kg। उस मास से ये 50 गुना भारी है तो इसका मास कितना? 50 kg। ठीक है, क्योंकि 1 kg को क्या बनाया हमने? स्टैंडर्ड। इसी तरह से ये जो हाइड्रोजन का मास हमने तौला, इससे छोटा कोई एटम मिला ही नहीं,
तो हमने बोला यही सबसे छोटा मास होगा। चलो इसी को क्या बना लेते हैं, स्टैंडर्ड, और इसको क्या बोला करेंगे आज से, 1। समझ आ रहा है? तो इसको अब इतना ना बोल के हम इसी को क्या बोलने लग जाएंगे, 1। लेकिन अब हमको यूनिट लगानी, 1 ग्राम 1 किलोग्राम तो नहीं बोल सकते ना, क्योंकि इसका एक्चुअल में ग्राम में मास कितना होता है, इतना। अब इसको हम 1 यूनिट बना रहे हैं, और ये क्या चीज है, एटम। ठीक है, क्या है ये, एटम। और एक हाइड्रोजन एटम का मास हुआ इतना, ये सबसे छोटा मास है, और इसको मैं स्टैंडर्ड बना रहा हूं, यानी इसका नाम क्या रख रहा हूं आज से, 1। और हमको इसकी एक यूनिट भी बनानी थी, 1 क्या, 1 किलोग्राम, 1 ग्राम, ये वो। किलोग्राम बोल दोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि किलोग्राम में तो इतना होता है, ग्राम में तो इतना होता है। तो इसका हमको नाम रखना था। तो हमने क्या किया, इस इतनी भारी मास को क्या बोल दिया, ये क्या है आज से, 1। क्या, 1। और चूंकि ये हाइड्रोजन है, सबसे छोटा एटम है, अब एटम को जब भी तौला जाएगा, जब भी नापा जाएगा, उसके लिए हमने एक यूनिट बनाई, इसको बोलते हैं AMU। क्या बोलते हैं, AMU। AMU क्या है, एटॉमिक मास यूनिट। इसका नाम ही यूनिट रख दिया। यूनिट यानी क्या होता है, 1। और ये भी बड़ा लंबा लगता है हमको बोलने में, तो हम इतना लंबा भी नहीं बोलते, A और M भी हम खा जाते हैं, सिर्फ क्या बोलते हैं, U, 1 यूनिट। और यूनिट का मतलब ही क्या होता है, 1। ठीक है ना? तो इसका स्टैंडर्ड नाम क्या हो गया, एटॉमिक मास यूनिट। और U का मतलब होता है यूनिफाइड, यूनिट भी बोलते हैं, यूनिफाइड भी बोलते हैं। ठीक है, ये। और ये किस चीज का नामकरण किया हमने, इतने मास को क्या बोल रहे हैं, 1। क्योंकि इससे छोटा मास होता नहीं, होता है लेकिन एटम इससे छोटा नहीं मिलता। इससे छोटा करोगे तो एटम टूट जाएगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिलने लग जाएंगे, उनका मास सबसे छोटा हो जाएगा। तो एटम की दुनिया तक सबसे छोटा एटम कौन होता है, हाइड्रोजन। इसलिए इसका मास सबसे छोटा मास हुआ, और इसी को स्टैंडर्ड बना करके इसी का नाम क्या रख दिए, 1 यूनिट, या 1 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। समझ आया? तो 1 AMU कितना मास होता है, बोलिए, 1.66 इंटू 10⁻⁻27 ग्राम, या -24 kg। ये हुआ। इसके इतने मास को क्या बोलना आज से ये 1 है, 1। और बाकी जिस एटम का मास हमको निकालना होगा, उस एटम को हम देख लेंगे कि ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के एटम का मास का नाम क्या, 1 यूनिट या 1 AMU। ठीक, बाकी कोई भी एटम आएगा उसको हम देखेंगे कि हाइड्रोजन के एटम से कितने गुना है ये, उसका साइज कितने गुना है, कितना भारी है। तो इसका मास कितना हाइड्रोजन का, 1 AMU। एक्चुअल मास जो भी है ग्राम में उसको छोड़िए, आज से इसको क्या बोलना है, ये कितना मास का, 1 AMU का। ठीक, अब दूसरा कोई एलिमेंट है, जैसे हीलियम का हमने एक एलिमेंट लिया, हीलियम के एटम को देखा, हीलियम का एटम थोड़ा भारी रहता है। अब एक हाइड्रोजन के एटम से ये कितने गुना भारी है, तो हमने देखा 4 गुना भारी है। कितने गुना, 4। तो इसके मास का नाम क्या रख दिया, 4 AMU। समझ आ रहा, इसको समझते जाइएगा। एक हाइड्रोजन का एटम कितना भारी, स्टैंडर्ड क्या बनाया, 1 AMU। इसका जो भी मास था उसी को बोल दिया, तुम ही आज से 1 हो, यूनिट मास हो, स्टैंडर्ड मास हो, और बाकी सबको इससे कंपेयर करने लग जाएंगे इसके मास से। ठीक है, जो भी हाइड्रोजन का मास है इतना है, और हमने हीलियम को देखा इससे 4 गुना है, इससे इस मास से 4 गुना है, तो उसको क्या बोलेंगे, 4 AMU, 4 गुना। ठीक है, तो हीलियम का जो एटम है इसका मास कितना हो गया, 4 AMU। ठीक है, यहां तक समझ आया या नहीं आया? कार्बन को हमने देखा, कार्बन का मास कितना, तो जितना इसका मास है इसको हमने तौल के देखा। एक तरफ हम कार्बन का एटम रखते हैं तराजू में, एक एटम, और दूसरी तरफ हाइड्रोजन का एटम रखते हैं तो बराबर नहीं होता। दूसरे हाइड्रोजन का एटम रखते हैं, बराबर नहीं होता। 3 रखते हैं, 4 रखते हैं, 5 रखते हैं, 10 रखते हैं, 12 रखते हैं। जब 12 हाइड्रोजन का एटम आता है तब ये बराबर हो जाते हैं। तो एक कार्बन का एटम कितने हाइड्रोजन एटम के बराबर होता है, 12। यानी एक कार्बन का एटम हाइड्रोजन से कितने गुना भारी होता है, 12 गुना। तो अगर हाइड्रोजन का एटम 1 AMU कहलाता है उसका मास, तो कार्बन कितना कहलाना चाहिए, 12 AMU। तो कार्बन का मास हो गया ये 12 AMU। समझ आ रहा है? एक ऑक्सीजन एटम को हमने कंपेयर किया, ऑक्सीजन के एटम को, सिंगल एटम को, उसको हमने देखा हाइड्रोजन से 8 गुना भारी होता है या 16 गुना भारी होता है। कितने गुना, 16 गुना। तो अगर इससे 16 गुना भारी है और ये कितना है, 1, तो ऑक्सीजन का क्या होना चाहिए,
16 AMU। ये सारे मासेस में ऐसे भी लिख सकता हूं ना, 4 यूनिफाइड या 4 यूनिट, 12 यूनिट, 16 यूनिट। आ रहा है समझ? ये U है ना, 4 नहीं समझना इसको, ये 4 यूनिट, 12 यूनिट, 16 यूनिट। ठीक है, ये पिक्चर बना दिमाग में। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं जितने एलिमेंट हैं उनके एटम का मास कंपेयर कर करके बता रहा हूं। ठीक है, हीलियम का मास मैं कंपेयर करके आपको बताया, कार्बन का, ऑक्सीजन का, और आगे जितने भी आएंगे हर एक का मास मैं क्या करके बता रहा हूं आपको। क्या मैं इनको तौल तौल के इनका एक्चुअल मास बता रहा हूं? आंसर है नहीं। मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये देख रहा हूं हाइड्रोजन एटम से ये कितने गुना भारी है। तो कोई 4 गुना भारी है तो उसका मास का नाम क्या रख दिए? 4। कोई 8 गुना भारी है तो 8, कोई 12 गुना भारी है 12, कोई 16 गुना भारी है उसका नाम 16। ठीक है, तो ये हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर करके आपको बता रहे हैं। ये वाला एटम का मास जो हम एक स्टैंडर्ड मास जो कि हाइड्रोजन का मास है उससे कंपेयर कर करके बता रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं रिलेटिव मास। किसके रिलेशन में बात हो रही है? हाइड्रोजन एटम के मास के। ठीक है, ठीक है कि नहीं? ये हम कैसे बता रहे हैं? कंपेयर करके। किसके रिलेशन में कंपेयर कर रहे हैं? हाइड्रोजन एटम, क्योंकि वो सबसे छोटा एटम होता है। तो हर बार जितने एटम का मास मैं आपको बताऊंगा, जिस जिस एलिमेंट के एटम का मास मैं बताऊंगा, हर बार किसके रेस्पेक्ट में बताऊंगा? हाइड्रोजन के एटम के रेस्पेक्ट में, या उसके रिलेशन में बताऊंगा कि उससे इतने गुना भारी, उससे इतने गुना हल्का, इतने गुना भारी। तो हर बार मैं हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में आपको बताता हूं हर एटम का मास, इसलिए ये वाला मास क्या कहलाता है? रिस्पेक्टिव मास या रिलेटिव मास। इसलिए इसके नाम के आगे टाइटल में क्या लगाते हैं हम लोग? रिलेटिव एटॉमिक मास। समझ आया? ये बोलिए, आया? हाँ, अब बेस समझ में आया किसको बनाए? किसको? हाइड्रोजन को। लेकिन इसमें भी एक दिक्कत होने लग गई, क्योंकि जो मैं पहली बात कर रहा था स्टार्टिंग में कि कोई भी एलिमेंट का एटम सिंगल नहीं मिलता, आइसोलेटेड, है ना। इसको बना तो लिए, ठीक है, समझ में आता है, लेकिन हर जगह ये मिलता नहीं। जब भी हाइड्रोजन मिलेगा किस रूप में मिलेगा? H2, और H2 से H बनाना बड़ा मुश्किल है ना। और एक तो मात्रा भी हाइड्रोजन की कम है हमारे नेचर में, ठीक, हमारी दुनिया में, हमारे एनवायरनमेंट में हाइड्रोजन की मात्रा भी कम है, उतने फ्री अबंडेंस में ये मिलता नहीं है। तो टेक्निकली प्रॉब्लम होने लग गई। एक तो हाइड्रोजन कम है, ऊपर से जहां मिले उसमें से H को अलग करो तोड़ के H2 से, तब ना उसके मास को आप 1 AMU बोलोगे। ठीक है, तो ये मिलता नहीं था, बड़ा दिक्कत होने लग गया। तो फिर हमने बोला ना, देखो एक ऐसा एलिमेंट पकड़ो जो ज्यादातर मिल जाता हो, फ्री मिल जाता हो, यानी आसानी से मिल जाता हो। तो हमने देखा हम सांस तो लेते हैं, कौन सी चीज हमको जिंदा रहने के लिए चाहिए? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की भरमार है हमारे नेचर में, अप्रॉक्स 72% ऑक्सीजन है। ठीक है, हमारी हवा में लगभग ऑक्सीजन कितना है? 72 से 75% ऑक्सीजन। तो हमने बोला ठीक है, देखो एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन से कितने गुना भारी होता है? 16 गुना भारी होता है, और ऑक्सीजन फ्रीली मिलता भी है। तो ऐसा करो, ऑक्सीजन को बेस बना लो, यूनिट क्या बना लो? किसको? बोलो बोलो, स्टैंडर्ड किसको बनाना है? ऑक्सीजन को। लेकिन सबसे छोटा मास तो ये है, तो 1 AMU तो हम इसी को कह चुके थे पहले। तो ऑक्सीजन को कैसे 1 AMU कह लें? इससे कितने गुना भारी होता है ऑक्सीजन? 16। तो इसका मास क्या है? 16 AMU। लेकिन ये फ्रीली मिलता है, फ्री, यानी मोस्ट अबंडेंट केस है, ये आसानी से मिल जाता है नेचर में, जहां खोजो ऑक्सीजन है यही है, क्योंकि हम सांस ले रहे हैं। ठीक है, तो इसकी मात्रा बहुत ज्यादा है, तो ये फ्रीली मिल जाता है, हमको इजीली मिल जाता है। ठीक, तो चलो इसी को बना लेते हैं। लेकिन इसका मास कितना है? 16 AMU। अब एक बात बताओ, ये एक ऑक्सीजन का एटम, इसका मास है 16। अगर मैं इसके 16 टुकड़े कर दूं, कितने टुकड़े? तो उसका जो एक टुकड़ा बनेगा उसका मास कितना होगा? बोलिए। कंप्लीट ऑक्सीजन एटम का मास है 16, और एक हाइड्रोजन एटम से कितने गुना भारी? 16 गुना भारी। अगर मैं इसके 16 टुकड़े कर दूं तो एक एक टुकड़े का मास कितना हो जाएगा? 1 AMU, 1 AMU, 1 AMU, यानी किसके बराबर? अब हाइड्रोजन मिले ना मिले भाड़ में जाए, ये मिलता है फ्रीली ऑक्सीजन। तो हमने ऑक्सीजन को स्टैंडर्ड यूनिट बनाया, और क्या बोला? कितने ऑक्सीजन के कितने मास को स्टैंडर्ड बनाना है? स्टैंडर्ड तो 1 AMU ही रहेगा। और 1 AMU का मास कब मिलेगा? जब ऑक्सीजन के कितने टुकड़े करेंगे? 16। तो हमने बोला ऑक्सीजन के 16 पार्ट कीजिए, 1 ऑक्सीजन अपॉन 16 पार्ट। समझ आ रहा है? 1 आउट ऑफ 16। ये जो मास बनेगा ये किसका मास रहेगा? ऑलमोस्ट हाइड्रोजन के बराबर। बोलो, आया? आया?
तो हमने स्टैंडर्ड चेंज किया, और जब स्टैंडर्ड चेंज किए तो हमने मास क्या चुना, बोलिए बोलिए, मास ऑफ 1/16 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन एटम, एटम लिख रहा हूं ना, यानी सिंगल ओ, मास ऑफ 1/16 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम, इसके मास के बराबर हो जाएगा। इसलिए मास ऑफ 1/16 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन किसके बराबर हुआ, 1 AMU के बराबर हुआ। ठीक है, 1 हाइड्रोजन का मास 1 AMU और ऑक्सीजन का मास 16 AMU, तो उसके 16 टुकड़े कर दो, तो उसमें से एक टुकड़ा, 1 टुकड़ा आउट ऑफ 16 टुकड़े किए, उसमें से एक टुकड़ा किसके बराबर हो जाएगा, 1 AMU, यानी हाइड्रोजन मास के बराबर हो जाएगा। ये स्टैंडर्ड बन गया। ठीक है, यानी अब हम जब भी किसी भी एलिमेंट के एटम को कंपेयर करेंगे, उसके मास को किससे कंपेयर करना है, ऑक्सीजन के कितने हिस्से से, 1/16 पार्ट से, क्योंकि 1/16 पार्ट ऑक्सीजन का कितने मास के बराबर होता है, हाइड्रोजन मास के बराबर, 1 AMU के बराबर। तो इसी के 1/16 पार्ट को क्या बोलने लग गए हम लोग, 1 AMU। आया ये समझ में, पिक्चर बना कुछ कि नहीं बना, बोलिए आया कि नहीं आया, बोलो जोर से बोलो, आया। लेकिन ठीक है, ये चल रहा था, ठीक चल रहा था, बाद में ये भी प्रॉब्लम करने लग गया, क्योंकि नेचर में इसकी मात्रा सिर्फ कितनी होती है ऑक्सीजन की, 17%, 72% अप्रॉक्स। ठीक है, और ऑक्सीजन भी हमको अलग अलग आइसोटोप में मिलता है। ठीक है, ऑक्सीजन मिलता है कभी 16 मास वाला, ठीक है, और कभी मिलता है 17 मास वाला। ठीक है, सिंगल ऑक्सीजन एटम की बात करते हैं, AMU। तो कभी ये मिलता है, कभी ये मिलता है, क्योंकि एक से ज्यादा आइसोटोप होते हैं, एक से ज्यादा भार वाले एटम हो सकते हैं, कोई ऑक्सीजन छोटा कोई बड़ा, तो ये भी टेक्निकली फिर प्रॉब्लम करने लग गया। ठीक है, और चूंकि ये सिर्फ 72% मिलता था, और इसको नेचर से लेना, एयर से निकालना, अब चूंकि एयर इज ए मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस, तो उस गैस में से ऑक्सीजन गैस निकालना ये थोड़ा सा मुश्किल होने लग गया। ठीक है, तो हमने ना आगे चल के अपनी यूनिट फिर से चेंज की, और हमने एक ऐसी चीज को बेस बनाया जो इजीली मिल जाता हो। इजीली मिल जाता है मतलब समझ रहे हैं, एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए, एक ऐसा एटम होना चाहिए जो नेचर में ऑलमोस्ट 100% जहां जाओ वहां मिले, और फ्रीली मिले, नाटक और नखरा नहीं करे। समझ आया? और ऐसा एक एलिमेंट हमको मिला, कार्बन। कौन मिला? कार्बन। ठीक है, और कार्बन के अंदर खासियत यह है कि वो ऑलमोस्ट 98.89% फ्री मिलता है हमको नेचर में। कितने परसेंट? 98.89 बोले तो सीधे सीधे ये कितना हो गया? 99%, 100% ही है लगभग वो। तो 100% कार्बन हमको अबंडेंट रूप में मिलता है, उसकी भरमार है हमारी दुनिया में, यहाँ जहां हम रहते हैं अपनी अर्थ पर, तो कार्बन की भरमार है। और मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जिससे हर साल नए नए 75,000 से ज्यादा कंपाउंड खोजे जाते हैं, हर साल, एवरी ईयर। ठीक है, यानी कार्बन किसी न किसी दूसरे एलिमेंट के साथ मिल के नए नए कंपाउंड बनाता है, और ये इतना पॉपुलर एलिमेंट है कि इसके ऊपर पूरा चैप्टर आप पढ़ोगे क्लास 12th में, क्लास 11th में। क्लास 11th में आएगा आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 13 हाइड्रोकार्बन। ये पूरे चैप्टर सिर्फ एक ही एलिमेंट की खासियत के ऊपर बनाए गए हैं, और कौन है वो? कार्बन। कार्बन हाइड्रोजन के साथ मिलकर लाखों तरह के कंपाउंड बनाएगा, लाखों। समझ आ रहा है? और उसी के तो आप लोग वो नाम पढ़ते हो ना, इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, है ना, इथीन, मीथीन, इथीन, प्रोपीन, इथाइन, मिथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन। समझ आ रहा है? ये उसी के नॉमेनक्लेचर्स हैं, और पूरा चैप्टर आपको उस पर सीखना है। यानी कार्बन इतना पॉपुलर एटम है कि वो कितना मिलता है हमारी दुनिया में? कार्बन 98.892%, ये ऑलमोस्ट कितना है? 99% ये। और ये कौन सा कार्बन? 12 मास वाला, जिसका एटॉमिक मास कितना? 12। 14 मास का भी होता है, 13 मास का भी होता है ना? तो हमको कौन सा आइसोटोप लेना है? 12 वाला 99% मिलता है नेचर में, और ये सबसे ज्यादा कंपाउंड बनाता है। कोई भी चीज उठाओ, हर चीज में कार्बन है। समझ आया?
कोई भी कंपाउंड आप देखो, ये कुर्सी, टेबल, चेयर, जो भी चीजें आपको दिखेंगी हर एक में क्या है, कार्बन। ठीक है, क्योंकि ये इकलौता वो है जो किसी के साथ भी रिएक्शन करके कंपाउंड बना देता है। ठीक बात आया समझ में? इसलिए सबसे ज्यादा नेचर में यही मिलता है, तो चलो इसी को बेस बनाते हैं। ठीक, अब इसका मास कितना रखे थे हम, 12 AMU। 12 AMU का क्या मतलब है, हमने जो यूनिट बनाई थी, बेसिक बनाया था स्टैंडर्ड, किसको बनाया था, हाइड्रोजन के मास को, उसका नाम क्या, 1 AMU, और उससे कार्बन कितने गुना भारी, 12 गुना भारी। ठीक है, तो इसका मास कितना कार्बन का, 12 AMU। तो अब कार्बन के कितने टुकड़े करें, 12 टुकड़े करोगे तो उसका हर टुकड़ा किसके मास के बराबर हो जाएगा, हाइड्रोजन के, यानी कितना हो जाएगा, 1 AMU। तो कार्बन के 12 टुकड़े कीजिए, कौन से मास के कार्बन के एटम लेने हैं आपको, जिसका मास 12 होता है, एटॉमिक आइसोटोप जिसका 12 होता है, आइसोटोप नंबर। ठीक है, तो एक ऐसा कार्बन का एटम लो जिसका आइसोटोप 12 है, 12 मास वाला, और उसके कितने टुकड़े कीजिए, 12 टुकड़े। तो हर एक टुकड़ा कितने मास का हो जाएगा, 1 AMU, 1 AMU, 1 AMU। हाइड्रोजन मास के बराबर हो गया, हमारी यूनिट बन गई, क्योंकि हमने उसी को स्टैंडर्ड बनाया है, हाइड्रोजन को। ठीक है, तो अब से हम क्या बोलेंगे, ये सेम चीज, मास ऑफ, बोलिए 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 एटम, कार्बन 12 एटम। तो हम ये बात कर रहे थे कि कार्बन हमारे यहाँ ऑलमोस्ट 99% मिलता है, सबसे ज्यादा। ठीक है, तो अब मैं इसको स्टैंडर्ड बना लेता हूं, और इसके कितने मास को स्टैंडर्ड बना रहा हूं, पूरे कार्बन के मास को नहीं, किसको, उसके 12वें हिस्से को, 1/12 पार्ट को, क्योंकि 1/12 पार्ट कितना है, 1 AMU के बराबर, हाइड्रोजन मास के बराबर। ठीक है, अब हमारे पास जो 200 तरह के एलिमेंट हैं, उनके एटम का मास अगर हमको निकालना होगा तो हम उसको किससे कंपेयर कर करके बताएंगे, कार्बन के 1/12 मास से। और 1/12 मास ऑफ कार्बन कितना होता है, 1 AMU। तो हम कंपेयर किससे कर रहे हैं, 1 AMU, यानी हाइड्रोजन के मास से कंपेयर कर रहे हैं। लेकिन हम हाइड्रोजन 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 शब्द यूज नहीं करेंगे, उसकी जगह क्या शब्द यूज करेंगे, 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन मास। ठीक है, समझ आया? लेकिन कंपेयर इसी से होता रहेगा ना, 1 AMU से, समझ गए? तो ये अब जितने एटम के मास हम बताते हैं उसको हम हमेशा कंपेयर कर करके बताते हैं, किसके रेस्पेक्ट में, कार्बन के रेस्पेक्ट में। इसलिए ये वाला मास क्या कहलाता है, रिलेटिव एटॉमिक मास। किसी भी एटम का मास जो कंपेयर करके बताया जाए, किसी के रिलेशन में बताया जाए, किसी के रेस्पेक्ट में बताया जाए, उसको क्या बोला जाता है, रिलेटिव एटॉमिक मास। तो आप जितने मास नंबर पढ़ते हो ना पीरियोडिक टेबल में, हर एक एलिमेंट का मास नंबर, हर एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, तो उसमें आप जो एटॉमिक नंबर पढ़ते हो वो एटॉमिक नंबर 1 2 3 4 5 6 लिखा रहता है। ये क्या है, कंपेयर कर करके, इससे ये 2 गुना भारी है तो इसका एटॉमिक मास इतना, 4 गुना भारी है एटॉमिक मास इतना, 5 गुना भारी है एटॉमिक मास इतना, 5। ठीक है, आया समझ में या नहीं आया? एटॉमिक मास ना, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या बताता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, बस, उससे ज्यादा वो कुछ नहीं बताता। और एटॉमिक मास उसका जो 1 2 3 4 पढ़ते हो ना, ये क्या चीज है, एक्चुअल में मास कैसा होता है एटम का, एक्चुअल में ऐसा होता है, किसी भी, जैसे अगर मैं आपको ये बताऊं किसी एलिमेंट का मास, जैसे अगर मैं क्लोरीन का मास बताऊं, तो क्लोरीन का एक्चुअल मास अगर देखोगे तो वो आएगा समथिंग पॉइंट समथिंग 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 इंटू 10 टू द पावर माइनस समथिंग। आया समझ में? इस लैंग्वेज में होता है एक्चुअल में मास। लेकिन अगर हम बार बार 200 तरह के एटम के मास अगर मैं ऐसे आपको बताऊंगा तो आपको एको ठो का मास याद नहीं रहेगा, है ना? इसलिए ये लैंग्वेज थोड़ी सी कठिन है, इसलिए हम हमेशा किसमें बताते हैं, 1 2 3 4, और ये नंबर याद रखना ज्यादा आसान है, ये कंपेयर वाले नंबर हैं। समझ आया? तो जिसके मास भी आपको मिलेंगे 4, इसका मतलब क्या होगा, वो हाइड्रोजन के मास से कितने गुना भारी होगा, 4 गुना। अब उसका एक्चुअल मास कितना है उसको निकालने का तरीका क्या है, जैसे हीलियम को हमने बोला इसका मास कितना है 4 AMU, इसका क्या मतलब 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन, यानी एक हाइड्रोजन एटम के मास से कितने गुना भारी है, ये 4 गुना भारी, इसलिए इसका मास कितना है 4 AMU। इसका एक्चुअल मास बताओ कितना है, तो एक्चुअल मास बनाने के लिए क्या करेंगे, बोलिए 1 AMU कितने मास को बोलते हैं, है ना? तो अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूं 1 AM, इसको ढक लो, कितना AMU दिखा 1 AMU कितना मास होता है, एक हाइड्रोजन का मास। तो इसको मैं एक हाइड्रोजन के मास से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ऐसे ही नंबर बनेगा ना, समझ रहे? वो होगा किसका मास, हीलियम का मास। और ये कितना आएगा देखो, 4 multiplied by 166 10 to the power minus 27 ग्राम।
हाँ जी करो मल्टीप्लाई, देखो 4 6 जा 24, ये 25 26, ओके, और ये 6, ऑलमोस्ट इतना आया, ऑलमोस्ट। तो ये मास किसका बना एक्चुअल में? मास हीलियम का। तो हीलियम का एक्चुअल मास इतना होता है, समझ आया? आया कि नहीं आया? और इसको हमने देखा कि ये वाला जो मास है एक हाइड्रोजन एटम का, इससे ये कितने गुना भारी है? 4 गुना। तो आप अब ये मास बताना पसंद करोगे एक्चुअल मास कि 4 बताना पसंद करोगे? 4, 4 गुना भारी, क्योंकि ये ज्यादा इजी लगता है। और ये 4 क्या है? हाइड्रोजन के मास के रेस्पेक्ट में ये उससे 4 गुना भारी है, तो हम 4 बता देते हैं। तो ये कौन सा मास बताते हैं? रिलेटिव मास। एक्चुअल मास पूछेंगे तो कितना होगा? इतना। समझ आया? तो जितने भी मास आप लोग पढ़ते हो किसी भी एटम के 1 2 3 4 5 6 से जो गिनती होती है मास की, ये एक्चुअल में क्या होता है? कंपैरेटिव मास। और किससे कंपेयर करते रहते हैं? बोलिए, किस चीज से कंपेयर कर करके बताते हैं? हाइड्रोजन के मास से। लेकिन हाइड्रोजन अब नाम यूज नहीं करना, क्या नाम यूज करना उसकी जगह? कार्बन। और कार्बन का कौन सा टुकड़ा? 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन एटम। बोलो, उम्मीद है ये समझ गए होगे कहानी, कि नहीं समझे? समझ गए? ये चीज समझे? पक्का? बोलो, समझ आया कि नहीं आया? अच्छा, ये एक एटम का मास हुआ ना। एटम के मास को दिखाने के लिए, सिंगल एटम के मास को दिखाने के लिए कौन सी यूनिट हम यूज करेंगे? AMU, 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 AMU या U सिर्फ याद रहेगा। एक सिंगल एटम के मास को अगर दिखाना है, लिख के रिप्रेजेंट करना है, तो यूनिट कौन सी यूज की जाती है? AMU। ठीक है, ये एटम का मास है। ठीक, इसी तरह से एक मॉलिक्यूल के मास को अगर लिख करके दिखाना है, क्या लिख के दिखाना है? मॉलिक्यूल का मास। तो उसको भी किस में रिप्रेजेंट करते हैं? AMU। सिंगल AMU। मॉलिक्यूल के मास को भी किस में दिखाते हैं? AMU में। और एटम के मास को भी किस में दिखाते हैं? AMU में। आया कुछ कुछ बात समझ कि नहीं आया? जैसे मैंने आपसे पूछा कि हाइड्रोजन एटम का मास कितना? 1 AMU। और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मास कितना? दिस इज मॉलिक्यूल, 2 एटम जमा हो गए तो ये क्या बन गया? मॉलिक्यूल। तो इसका मास कितना होगा? 1 और 1। एक हाइड्रोजन का मास कितना? 1 AMU। 2 हाइड्रोजन का मास कितना? 2 AMU। सो 2 AMU ये किस चीज का मास है? हाइड्रोजन के एटम का कि हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल का? हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल का। सो दिस इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन। मॉलिक्यूलर, समझ आया? शब्द समझ आ रहा है? और ये क्या है? एटॉमिक मास। ये क्या है? मॉलिक्यूलर मास। ठीक, और मॉलिक्यूलर मास भी किस में रिप्रेजेंट करना? क्योंकि ये सिंगल एक मॉलिक्यूल का मास है। आ रहा समझ कि नहीं आ रहा? आ रहा ना? तो मैं इसको थोड़ा सा साफ करता हूं। देखिए, एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास, इसमें अंतर समझो कि एटॉमिक मास किसको बोलते हैं और मॉलिक्यूलर मास किसको बोलते हैं। ठीक है, अभी मैंने एक एग्जांपल से बताया, हाइड्रोजन का एक एटम का मास क्या कहलाएगा? उसका एटॉमिक मास। और हाइड्रोजन 2 ठो एटम हो गए तो उसको क्या बोलना? मॉलिक्यूल। तो वो मास क्या कहलाएगा? हाँ, 1 मॉलिक्यूल का मास। अब चाहे 1 एटम का मास आप दिखा रहे हो या 1 मॉलिक्यूल का मास दिखा रहे हो, उसको किस में रिप्रेजेंट करते हैं? AMU में। और ये सबसे छोटी यूनिट होती है। ठीक है, ओके, इसको समझो। देखो ना, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास हमेशा हम किससे कंपेयर करके बताते हैं? 1 AMU यानी हाइड्रोजन के मास से, यानी 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन के मास से, उसके कंपेरिजन में बताते हैं। तो ये एक्चुअल में ऐसे लिखा जाता है। देखिए, मास ऑफ 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट। जिस एलिमेंट के बारे में बात हो रहा है उस एलिमेंट के एक एटम का मास। समझ गए? एक एलिमेंट के अंदर तो बहुत से एटम हो सकते हैं ना। जैसे ऑक्सीजन एलिमेंट के अंदर 2 ठो एटम होते हैं ऑक्सीजन के, O2 रहता है ना ऑक्सीजन के एलिमेंट, तो उसके अंदर 2 ठो एटम हो गए। समझ आ रहा है? फास्फोरस के अंदर 4 ठो एटम होते हैं क्योंकि वो P4 बनाता है, P4 स्टेट में मिलता है। समझ आया? तो उसमें 4 एटम हो गए। तो ऐसा नहीं है कि एक एलिमेंट का मास, नहीं, एक एलिमेंट के अंदर एक एटम का मास। एक से ज्यादा एटम भी तो हो सकते हैं ना एक एलिमेंट के अंदर। जब आप खोजने जाओगे तो ओजोन को खोजने जाओगे तो ये क्या है?
एलिमेंट, ओजोन एक एलिमेंट है ना, लेकिन इस एलिमेंट के अंदर एटम कै ठो हैं? 3 ठो। तो तीनों का मास मिला के क्या कहलाएगा? इसके मॉलिक्यूल का मास। समझना, इसमें कै ठो एटम है? 3। ऐसे समझो, देखो ये एक एटम, ये दूसरा एटम, ये तीसरा एटम, 3 एटम है ओजोन में ऑक्सीजन के। ठीक है, तो एक एलिमेंट, इसको बोलते हैं एलिमेंट। क्या बोलते हैं इसको? ये आपका एलिमेंट है। ओजोन के एलिमेंट में कै ठो एटम है ओजोन ऑक्सीजन के? 3 एटम। एक एलिमेंट में एक एटम का मास, देखिए मास ऑफ 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट में एक एटम का मास किसके कंपैरिजन में बताना? 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 मास, या मास ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन एटम। समझ आया? आया कि नहीं आया? ये कार्बन एटम, इसको ऐसे लिखो पूरा पूरा, मास ऑफ ये एक एलिमेंट के एक एटम का मास एटॉमिक मास कहलाएगा, एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट। इस एलिमेंट का एटॉमिक मास कितना? तो इसमें आपको तीनों एटम के मास नहीं बताने। एटॉमिक मास क्या होता है? एक एटम का मास, उसके अंदर चाहे 100 ठो एटम हो। समझ आ रहा? फास्फोरस में कितने होते हैं? 4 ठो, तो इसमें तो 4 ठो पी आ जाएंगे, 4 ठो फास्फोरस होता है P4 में। समझ आया? बोलो। ऑक्सीजन में 2 ठो, ओजोन में 3 ठो। ठीक है, तो जब भी एटॉमिक मास पूछा जाएगा तो इसका मतलब क्या पूछा जा रहा है आपसे? ये तो एलिमेंट है, इस एलिमेंट का एटॉमिक मास बताओ, यानी इसके एक एटम का मास बताओ। समझ आया? चारों का नहीं, चारों का मास बताएंगे तो क्या चीज का मास पूछ रहे हैं? P4, और इसमें एक से ज्यादा एटम आ गए तो ये क्या बन गया? मॉलिक्यूल। तो अगर आप चारों का मास बता रहे हो तो इसका मतलब किस चीज का मास बता रहे हो? एक मॉलिक्यूल का मास बता रहे हो। आ रहा है फिगर समझ? कुछ बन रहा है पिक्चर दिमाग में कि नहीं बन रहा है? पक्का? हाँ जी। तो ये फॉर्मूला समझ में आया कि किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास जब पूछा जाता है तो इसका क्या मतलब होता है? उस एलिमेंट के एक एटम का मास बताओ, और मास हमेशा हम किसके रेस्पेक्ट में बताते हैं? कंपेयर करके, क्योंकि एक्चुअल मास बताएंगे तो समथिंग पॉइंट समथिंग 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 और 10 टू द पावर समथिंग बनेगा, और वो बोलना आप पसंद नहीं करोगे बार बार, है ना? इसलिए हम हमेशा किस में बताते हैं? इससे। ये क्या है? 1 AMU है, ये 1 AMU। इससे ये कितने गुना भारी है? 4 गुना भारी होगा तो क्या बोल देंगे? 4 AMU। और 4 AMU किसका मास है? हीलियम का। आ रहा है समझ? बोलो बोलो बोलो, आया समझ कि नहीं आया? आया। ठीक है जी, ओके। दिस इज एटॉमिक मास। ठीक है कि नहीं है? थोड़ा जोर से बोलो। तो जब भी एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट पूछा जाएगा, इसका क्या मतलब है? उस एलिमेंट के अंदर जो एक ठो एटम है, उस सिंगल एक एटम का मास पूछा जा रहा है। एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट के एटम का मास, सिंगल एटम का मास। ठीक है, लेकिन जब मॉलिक्यूलर मास पूछा जाएगा तो इसका क्या मतलब होगा? मॉलिक्यूलर मास का बताओ, मॉलिक्यूलर मास का क्या मतलब? बोलो। एक मॉलिक्यूल का मास, और एक मॉलिक्यूल बनने के लिए एक से ज्यादा एटम होना जरूरी है, यानी उसके अंदर जितने एटम हैं उन सबको मिला के आपसे मास पूछा जा रहा है। मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल का मतलब समझ आ रहा है? तो मॉलिक्यूल बनने के लिए जितने एटम शामिल हुए होंगे उन पूरे का मास पूछ रहे हैं आपसे। समझ रहे हो? और ये एक मॉलिक्यूल है और उसमें से मैं आपको सिर्फ एटॉमिक मास पूछ रहा हूं। जैसे इसको ऐसे समझो एग्जांपल से ना, ये क्या है जी? पहचानो। है मॉलिक्यूल। क्यों मॉलिक्यूल है? ये 2 एटम है, और ये ऑक्सीजन का एलिमेंट है, तो इसको मैं एलिमेंट भी बोल सकता हूं। ऑक्सीजन आता है ना पीरियोडिक टेबल में ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन इज अवर एलिमेंट। लेकिन O2 लिखा है, मतलब ये क्या है? मॉलिक्यूल। अब इसमें कै ठो ऑक्सीजन है? 2 ठो ऑक्सीजन है। अब देखो क्वेश्चन समझो, अगर मैं आपसे पूछता हूं, हाँ भैया ये एलिमेंट दिखाओ ऑक्सीजन, इस एलिमेंट का एटॉमिक मास बताओ, तो मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं? बोलिए। इस एलिमेंट के एक एटम का मास पूछ रहा हूं, और एक एटम का मास कितना होता है? 16। और एक एटम का मास पूछ रहा हूं तो क्या बताओगे? AMU में। सिमिलरली ये भी एक ही एटम है, तो इसका मास भी कितना हुआ? ये मैंने क्या पूछा आपसे? एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट। तो ऑक्सीजन एलिमेंट का एटॉमिक मास बताओ, यानी एक ठो एटम का मास बताओ, सिंगल एटम का। ठीक है, और वो आपने कंपेयर करके बताया इससे
कि 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन से ऑक्सीजन कितने गुना भारी होता है, एक ऑक्सीजन 16 गुना भारी होता है, तो उसको क्या बोल दिए, 16 AMU है एक एटम का मास। ठीक है, आ रहा है पिक्चर समझ, पक्का? हाँ, ऐसे कोई नहीं समझाता ना, ध्यान रखिएगा, ये एक बड़ा ब्रांडेड तरीका है समझाने का, नहीं तो हम आपको डेफिनेशन लिखाते आप रट लेते, कभी जीवन में समझ में नहीं आता ये। ठीक है, ओके। अब मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, नहीं मुझे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का मास बताओ। तो मॉलिक्यूल कैसे बनता है, इन दोनों की मिलने से बना ना, यानी ये मॉलिक्यूल है। अब मैं इस मॉलिक्यूल का मास आपसे पूछ रहा हूं, तो ये कितना, ये 16 ये 16, तो टोटल कितना हो गया 32 AMU। अब इसको समझना थोड़ा दिमाग में पिक्चर, अब इसको नहीं देखो आप, अब सिर्फ इसको देखो। कार्बन के 1/12 का मास कितना 1 AMU, उससे ये वाला मॉलिक्यूल, इसको नहीं देखना, सिर्फ इसको देखो, ये मॉलिक्यूल कितने गुना भारी है 32 गुना, क्योंकि इसके अंदर 2 ठो हैं और दोनों 16-16 गुना भारी हैं। तो ये अकेला मॉलिक्यूल इस 1 AMU से कितने गुना भारी है 32 गुना। तो मैं इस मॉलिक्यूल का मास भी किससे कंपेयर कर रहा हूं, 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन एटम के मास से, यानी 1 AMU से कंपेयर कर रहा हूं। उस 1 AMU से ये वाला मॉलिक्यूल का मास कितने गुना भारी है 32 गुना भारी है। तो इसको भी किससे कंपेयर कर रहा हूं 1 AMU, यानी 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन एटम के मास से कंपेयर कर रहा हूं, हाइड्रोजन से कंपेयर कर रहा हूं। समझ आया? तो ये भी क्या चीज हो गया, कंपैरेटिव मास, रिलेटिव मास। लेकिन मैं किस चीज का मास बता रहा हूं आपको, एटम का कि मॉलिक्यूल का, मॉलिक्यूल का, इसलिए ये मास क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूलर मास। आया समझ? सो दिस इज मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट या कंपाउंड भी हो सकता है। ठीक, ये आ रहा है समझ, ऐसे लिख दे रहा हूं, जगह नहीं है मेरे पास उधर, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ किसी एलिमेंट का मास या किसी कंपाउंड, कंपाउंड में भी तो मॉलिक्यूल हो सकते हैं। तो ये क्या चीज होता है बताइए, दिस इज मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड, किसके रेस्पेक्ट में, मास ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 एटम। देखो पढ़ के देखो और मुझे बताओ, आ रहा है समझ या नहीं, बताओ। मॉलिक्यूलर मास बोले तो एक मॉलिक्यूल का मास, 1 मॉलिक्यूल। अब 1 मॉलिक्यूल बनाने में जितने एटम लगे होंगे सबका मास बताना पड़ेगा, समझ आया? तो एक मॉलिक्यूल में जितने एटम होते हैं उन सब का मास इकट्ठे अगर हम बता दें तो उस मास को क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर मास। समझ आया? और अगर मैं सिर्फ एटॉमिक मास ऑफ उस एलिमेंट का पूछ रहा हूं, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास, इसका क्या मतलब हुआ, मैं आपसे किस चीज का मास पूछ रहा हूं, उस एलिमेंट में चाहे 100 एटम हो, लेकिन मैं किसका मास पूछ रहा हूं, सिर्फ एक एटम का, सिंगल एटम का, वो होता है एटॉमिक मास। और मॉलिक्यूलर मास किसको बोलते हैं, बोलिए, सबका मास। ठीक है, यानी एक मॉलिक्यूल में, ये एक मॉलिक्यूल, यहां नंबर 1 होना चाहिए सामने, 2 3 नहीं हो जाना चाहिए। 2 हो गया तो फिर क्या करोगे, आपको 1 मॉलिक्यूल का ही मास बताना है, तो उसको 1 बनाना पड़ेगा पहले। ठीक है, नहीं समझे, समझे कि नहीं, पक्का? हाँ जी, तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये 1 मॉलिक्यूल का मास है। और एक मॉलिक्यूल, एक से ज्यादा एटम कंबाइन होने से बनते हैं, तो एक मॉलिक्यूल बनाने में जितने एटम लगे होंगे उन सब एटम का मास कंबाइन करके बताओगे तो वही क्या कहलाएगा, 1 मॉलिक्यूल का मास। और इसको भी आप इसी के कंपेयर में बता रहे हो ना भैया, ये एटम आप इसके कंपेयर में बताए हो कि इससे ये 16 गुना भारी है, ये 16 गुना भारी है, तो ये पूरा मॉलिक्यूल 2 एटम से बना, ये भी 16 गुना भारी, ये भी 16 गुना भारी, तो ये टोटल कितने गुना भारी हो गया, 32 गुना। तो ये एक मॉलिक्यूल का मास हो गया। तो ये मॉलिक्यूल 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन एटम से कितने गुना भारी हो गया, 32 गुना भारी हो गया। तो ये भी कंपेयर करके बता रहे हैं ना, दिस इज रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूल का मास बता रहा हूं, मॉलिक्यूलर मास। और सिंगल मॉलिक्यूल का मास बता रहा हूं, इसलिए यहां क्या लिख रहा हूं, AMU, एटॉमिक मास यूनिट, या सिर्फ U लिख देते। ठीक है, कुछ कुछ भ्रम दूर हुआ कि नहीं हुआ, हो गया? हाँ जी, थोड़ा सा मुझे बताओ, यहाँ पे एग्जांपल्स कुछ लेते हैं हम लोग। जैसे मुझे मॉलिक्यूलर मास बताओ आप लोग,
मीथेन का कितने मॉलिक्यूल हैं यहाँ? 2। क्यों 1? एक से ज्यादा एलिमेंट कंबाइन हुए, चाहे वो सेम एलिमेंट हो, कार्बन कार्बन के, या दूसरे एलिमेंट के भी कंबाइन हो सकते हैं, उसको कंपाउंड बोलते हैं। इसलिए मैंने यहाँ एलिमेंट भी लिखा है, कंपाउंड भी लिखा है। दिस इज ए टाइप ऑफ कंपाउंड। डिफरेंट टाइप के एलिमेंट फिक्स रेशियो में मिल गया, कंपाउंड बन गया। तो ये 1 मॉलिक्यूल है कि नहीं, ये बताओ। है, क्योंकि यहाँ नंबर कितना है? 1। दिस इज 1 मॉलिक्यूल। तो इसका मास आप अगर बताओगे पूरे मॉलिक्यूल का, तो वो क्या चीज आएगा? मॉलिक्यूलर मास। और इसको आप किस में बताना पसंद करोगे? समथिंग पॉइंट समथिंग इंटू 10 टू द पावर समथिंग में, कि 1 2 3 4 ऐसे होल नंबर में? ठीक। और ये जैसे ही 1 2 3 4 आता है, ये हमें हमेशा किससे कंपेयर करके बताते हैं? 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन एटम के मास से, यानी 1 AMU से कंपेयर करके। ठीक। तो चलिए बताइए, मॉलिक्यूलर मास का मतलब ये भी होता है कि इसके अंदर जितने भी एटम आ रहे हैं, और जितने एटम आ रहे हैं, 1 आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, उसको मल्टीप्लाई कर करके उसके मास से बताओ। ठीक है। तो देखिए, ये कार्बन, कैथो कार्बन है जी इसमें 1, और एक कार्बन 1 AMU से कितने गुना भारी होता है? 12। तो इसका मास कितना हो गया एक कार्बन का? 12। ठीक। एक हाइड्रोजन कितने गुना भारी होता है एक हाइड्रोजन से? वो तो 1 ही होता है ना। तो एक का मास 1, और कैथो है इसमें 4, तो ये हो गया 4 × 1, ये 12 और ये 4 कितने हो गए? 16। दिस इज 16 AMU, क्योंकि ये 1 मॉलिक्यूल का मास है, इसलिए AMU में लिख रहे हैं। ठीक है कि नहीं है, बताओ। पक्का? ओके। NaCl का मास बताओ। ये मॉलिक्यूल है कि नहीं? इसमें 2 अलग अलग एलिमेंट आपस में कंबाइन हो रहे हैं, 2 अलग अलग एलिमेंट के एटम, एक सोडियम है और एक क्लोरीन है, लेकिन मॉलिक्यूल है कि नहीं? मॉलिक्यूल बोलो, कंपाउंड बोलो, क्या फर्क पड़ता है? तो मॉलिक्यूलर मास तो समझ गए, कंपाउंड मॉलिक्यूल दोनों के लिए यूज करते हैं। ठीक है। तो बताओ, इसमें सोडियम के कैथो एटम आए इस एक मॉलिक्यूल में, एक ठो। एक एटम कितना भारी होता है? सोडियम का मास कितना होता है? अप्रॉक्स 23। कितना होता है? नहीं याद है? 23। और क्लोरीन का कितना होता है? क्लोरीन का 35 अप्रॉक्स बता रहा हूं, अदरवाइज 35.5 होता है। तो 35 ले लेते हैं, या 35.5 ही ले लो। ये लो एग्जैक्ट मास, जरा जोड़ो इसको। 3 और 5 कितना हो गया? 8। 2 और 3 5, और ये 0.5 AMU। ठीक है। ये 1 सिंगल मॉलिक्यूल का मास निकल गया सोडियम क्लोराइड का। ठीक है। वाटर के एक मॉलिक्यूल का मास बताओ। वाटर के एक मॉलिक्यूल, यहां नंबर में कुछ भी नहीं लिख रहा, इसलिए 1 मॉलिक्यूल है, और जब भी इसका मास निकाला जाएगा वो क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। मॉलिक्यूलर मास। ठीक है। बताओ, निकालो। जितने एटम आते हैं, हर एक एटम का एटॉमिक मास जोड़ दीजिए। ठीक है। हाइड्रोजन का 1 होता है, कैथो हाइड्रोजन है 2, तो ये 1 AMU है, 2 है इसलिए 2 × 1 AMU। ऑक्सीजन एक ठो है, ऑक्सीजन कितने गुना भारी होता है? 16, तो 16 AMU। टोटल कितने हो गए? 18 AMU। तो याद रखना, वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 18 AMU, यानी 1 सिंगल मॉलिक्यूल का मास। तो देखो, ये पानी का मॉलिक्यूल हुआ, कैथो मॉलिक्यूल एक ठो, एक मॉलिक्यूल, दिमाग में पिक्चर बनाओ, एक मॉलिक्यूल, एक ठो बॉल, बड़ा सा एक ठो बॉल। इस एक बॉल को बनाने में छोटे छोटे एटम, छोटे छोटे बॉल कैथो लगे। 2 ये बॉल लगा हाइड्रोजन का, और एक ये बॉल लगा ऑक्सीजन का। ये तीनों जब मिले तो एक बड़ा सा मॉलिक्यूल का बॉल बन गया। ये है सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक है। एक तराजू में अगर मैं ये वाला बॉल रख दूं, जो किससे बना है? 3 छोटे छोटे बॉल से, 2 बॉल हाइड्रोजन के, 1 बॉल ऑक्सीजन का। ये तीनों बॉल जब मिले तो ये क्या बन गया? एक बड़ा सा एक मॉलिक्यूल बन गया वाटर का, H2O। इसका मास कितना? तो हम देखेंगे ये वाला जो मॉलिक्यूल है, ये 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन एटम से कितने गुना भारी है? समझ रहे हो? क्यों? क्योंकि इसके एक एक एटम, जो एटम है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, वो सब इससे कितने गुना भारी थे? एक हाइड्रोजन 1 AMU, दूसरा हाइड्रोजन 1 AMU, 2 AMU हो गए, और एक ऑक्सीजन कितने गुना भारी होता है इससे? 16। तो टोटल कितने हो गए? 18। तो ये एक मॉलिक्यूल वाटर का, ये 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन से कितने गुना भारी है? 18 गुना भारी है। इसलिए इसका मॉलिक्यूलर मास कितना? 18 AMU। कंपेयर किससे कर रहा हूं मैं? 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन एटम से, सिंगल हाइड्रोजन एटम के मास से, 1 AMU से। उससे ये कितने गुना भारी है? ये 18 गुना भारी। इसलिए इसका मॉलिक्यूलर मास कितना? 18।
आया जी समझ या नहीं आया? आया। ग्लूकोज का मास बताओ, C6H12O6, निकालो जल्दी से, बताओ ग्लूकोज का मास का एक कार्बन कितने गुना भारी होता है? 12, और क्या ठो कार्बन है? 6, तो 6 इंटू 12, ठीक। एक हाइड्रोजन कितने गुना भारी होता है? 1 AMU होता है, और 12 ठो है, इसलिए 12 इंटू 1। एक ऑक्सीजन कितने गुना भारी? 16, तो ये 6 इंटू 16 कर दो इसको, और जरा इनको कैलकुलेट करके बताओ, ये कितना हुआ? 12 छंग 72, और ये 12, और 16 इंटू 6 कर लो, 6 6 जा 36, और 6 1 कम 6 3 9। हाँ जी, जोड़िए इनको, कितना बनता है ये? 6 और 4 10, 9 1 10, और 17 और 1 18, 180 AMU, ठीक है? बोलो बोलो बोलो, आया समझ कि नहीं आया? क्या आया? मैं इसलिए इसको इतने डेप्थ से बता रहा हूं आराम से, क्योंकि आपको ये अंतर समझ में आ जाए, एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास किस चीज को बोलते हैं, ठीक है? और ये हम कंपेयर कर करके कैसे बता रहे हैं, किस चीज से कंपेयर कर रहे हैं। लिखना एक अलग चीज है, समझना एक अलग चीज है, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है? कि जब मैं आगे बात करूंगा एक एटम का मास, तो आपको समझ में आना चाहिए किस चीज का मास और किसके कंपैरिजन में। जब मैं बात करूंगा एक मॉलिक्यूल का मास, तो आपको समझ में आना चाहिए उसके अंदर जितने एटम होंगे सबको जोड़ के इकट्ठे बता रहे हैं एक मॉलिक्यूल में, तो वो बन गया एक मॉलिक्यूल का मास। यानी ये टोटल 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन के एटम से ये पूरा मॉलिक्यूल कितने गुना भारी है, वो बनेगा इसका मॉलिक्यूलर मास। आया समझ? आया? ये चला गया, चला गया, चला गया, आ गया? याद रहेगा ये पक्का? हाँ जी। अभी हम किस चीज की बात कर रहे थे? एक एटम का मास या एक मॉलिक्यूल का मास, ठीक है? अब ये तो एक एक की बात हो गई। जब भी एक एटम या एक मॉलिक्यूल का मास रिप्रेजेंट करना होगा, यूनिट क्या यूज करनी होगी आपको? ठीक है, ये AMU AMU AMU, ठीक है? लेकिन एक से ज्यादा एटम या एक से ज्यादा मॉलिक्यूल हम ले लें, एक से ज्यादा एटम या एक से ज्यादा मॉलिक्यूल, कितने? क्योंकि 1 2 3 एटम तो आप आइसोलेट कर ही नहीं सकते, 1 2 3 4 मॉलिक्यूल आप आइसोलेट कर ही नहीं सकते, सिंगल सिंगल नहीं कर सकते। तो ये प्रैक्टिकल तरीका नहीं है तौलने का, मेजर करने का। प्रैक्टिकल तरीका ये है कि एक तराजू लो और उसमें कितने मॉलिक्यूल या कितने एटम रखो, आंसर है 1 मोल। अब ये मोल आ रहा है यहां से ना, कितने रखने हैं, और 1 मोल में कितने एटम आते हैं, यहां से मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा। मैं उसको डिटेल से कवर करूंगा, ये सारी चीजें फिर से आएंगी, ठीक? देखो, कोई भी चीज अगर हम बोलते हैं कितना ले रहे हैं, 1 मोल, ये क्या बताता है? नंबर ऑफ एंटिटीज, एंटिटीज यानी पार्टिकल, कैठो पार्टिकल ले रहे हैं। जैसे 1 दर्जन बोलते हैं तो कैठो पार्टिकल लेते हैं 1 दर्जन में? 12 ठो, ठीक है? 1 सेंचुरी में कैठो रहता है? 100 ठो। इसी तरह से 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं? एवोगैड्रो ने ये नंबर दिया था, इसको बोलते हैं इतने पार्टिकल, 6.022 10⁻23 एंटिटीज। एंटिटीज यानी कोई भी चीज, कोई भी पार्टिकल, मॉलिक्यूल, एटम, कुछ भी पार्टिकल बोल दो इसको। पर्टिकुलर लिख सकते हैं, पार्टिकल लिख सकते हैं, कुछ भी, है ना? यानी कोई भी चीज कैठो लेनी है, कितने पीस लेनी है? 6.022 10⁻23, इतनी पीस लेनी है, तो उसको क्या बोलेंगे? कितना ले लिए? 1 मोल, ठीक है ना? और अब से ये याद रखोगे, ये इतना बड़ा नंबर मैं बार बार बोलना पसंद नहीं करता, इसलिए मैं इसको क्या बोलूंगा? इसको एवोगैड्रो ने बनाया है, तो इसको हम बोलेंगे, देखो, दिस इज व्हाट नंबर? नंबर ऑफ एवोगैड्रो, एवोगैड्रो नंबर, Na। तो ये कितने, 1 मोल में कितने पार्टिकल आते हैं? Na पार्टिकल। कितने पार्टिकल आते हैं 1 मोल में? और Na पार्टिकल बोले तो कितना? इतना पार्टिकल। तो ये आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? समझ आया कि नहीं आया? बोलिए बोलिए। हाँ, अब इधर देखिए ध्यान से। अभी मैं आपको तौलवा रहा था कि अगर मैं 1 ऑक्सीजन लेता हूं, 1 ऑक्सीजन, अगर मैं 1 एटम लेता हूं ऑक्सीजन का, 1 एटम, तो उसका मास क्या होता है? 16 AMU। AMU समझ आ रहा है? किससे कंपेयर करके बता रहा हूं? हाइड्रोजन के मास से कंपेयर करके बता रहा हूं, ठीक है? या 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन के मास से कंपेयर करके मैं ये मास बता रहा हूं। ये उससे 16 गुना भारी है ऑक्सीजन का 1 एटम, ठीक है? समझ आया? या अगर मैं मॉलिक्यूल का मास आपसे पूछ रहा था, तो आप कितना बता रहे थे? 32 AMU। यानी ये उसी कार्बन यानी 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन से कितने गुना भारी था? 32 गुना। यानी ये
1 AMU हाइड्रोजन के मास से कितने गुना भारी था ये एक मॉलिक्यूल? 32 AMU, 32 गुना, इसलिए इसका मास क्या लिख दिया हमने 32 AMU। लेकिन ये क्या है, ये मैं 1 एटम का मास आपसे पूछ रहा था या 1 मॉलिक्यूल का मास पूछ रहा था? 1, एक से ज्यादा नहीं पूछा आपसे मैंने कि 10 एटम के मास बताओ, 20 एटम के मास बताओ, 20 मॉलिक्यूल के मास बताओ, 100 मॉलिक्यूल के मास बताओ ना। मैं जब भी पूछा कितने का पूछा, या तो एक एटम का पूछा या एक मॉलिक्यूल का पूछा। ये अलग बात है कि एक मॉलिक्यूल बनाने में जितने एटम लगे होंगे वो सबको जोड़ के आपने बताया 1 मॉलिक्यूल का मास। लेकिन मैंने पूछा 1 मॉलिक्यूल तो आपने इसके सारे एटम जोड़ के बता दिए कितना मास बना, वो मॉलिक्यूल का मास हो गया। लेकिन ये 1 ही मॉलिक्यूल का मास पूछा आपसे मैंने ना। तो जब भी 1 एटम या 1 मॉलिक्यूल का मास पूछा जाता है उसको रिप्रेजेंट किस में करते हैं? AMU में, चाहे आपका एटॉमिक मास हो चाहे आपका मॉलिक्यूलर मास हो। ये क्लियर? हाँ, अब मैं आपको बोलता हूं तराजू उठाइए और उसमें ना ऑक्सीजन के एटम रखिए। एटम की बात कर रहा हूं, मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहा। किसकी? एटम। कैठो रखो जी। एक अगर सिंगल एटम रखोगे तो उसका मास कितना आ जाएगा? 16 AMU। मैंने कहा एक नहीं रखना है, कितने रखने हैं? Na बोले तो कितना? 6.022 10⁻23। इतने सारे एटम उठाओ, ये बहुत बड़ा नंबर है। करोड़ वरोड़ अरब खरब सब पार हो गए ना। 10 के आगे कितने जीरो लग रहे हैं? 23। तो ये सब चीजें पार हो गई। बोलिए आया? कितने एटम उठाने हैं? Na मतलब इतना। आया पिक्चर समझ में? अब ये ऐसे समझो, एक एक कंचे जो आप लोग खेलते हो, एक एक एटम है ऑक्सीजन का, और कितने कंचे उठाने हैं? इतने। और इसको रखो एक तराजू में, तो इतने कंचे जब रखोगे आप तराजू में ऑक्सीजन के और इसको तौलोगे तो मैं क्या बोलूंगा? मैंने कितने कंचे रखे? Na कंचे, Na ऑक्सीजन के एटम, ठीक है। और इसको इतना लंबा ना बोल के क्या बोल सकते हैं? कितना ऑक्सीजन रखा मैंने? 1 मोल ऑक्सीजन। तो 1 मोल ऑक्सीजन का जो मास आएगा वो कितना आएगा? आंसर है इतना ही आएगा। 1 मोल मास, या ऐसे लिखते हैं इसको, मास ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन एटम। जब इसको तौलेंगे इतने सारे ऑक्सीजन के एटम रख के, कितने सारे? इतने सारे तराजू में रख के, और इसको तौलेंगे तो इसका मास आता है 16। लेकिन अब मैं अगर यहाँ AMU लिख दूंगा तो आपको दिमाग में क्या पिक्चर बनेगा? बोलो। AMU किसके लिए यूज करते हैं? 1 एटम के लिए, 1 एटम का मास। और ये 1 एटम नहीं है, कैठो एटम है, Na समझ रहे हो? 6.022 10⁻23 इतने एटम। तो इसका मास क्या बनता है? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्राम में। इतने ग्राम हो गया। ये समझ आया? नहीं आया? AMU लिख दूंगा तो वो क्या बताएगा? ये एक तो सिंगल एटम का मास है ऑक्सीजन के। और ग्राम लिख दिया तो ग्राम क्या बताता है कि एक तराजू में एक एटम नहीं रखा है ऑक्सीजन का, कैठो रखा है? Na एटम रखा है, 6.022 10⁻23। इतने सारे एटम ऑक्सीजन के तौले, उसका जो भी मास आया उसको क्या बोलते हैं? 16 ग्राम। ठीक है? ठीक है कि नहीं? नहीं आया समझ? नहीं आया? ये यूनिट चेंज हो गई ये। ठीक है? यूनिट क्या बताती है? अगर AMU लिखा होता 16 के आगे, 16 के आगे AMU लिखा होता, इसका मतलब ये किस चीज का मास है? सिर्फ एक एटम का मास है ऑक्सीजन की। ठीक है? लेकिन अगर 16 के आगे AMU नहीं लिखा है, ग्राम लिखा है, तो ग्राम ये बताता है कि ये एक ऑक्सीजन के एटम का मास नहीं है, कैठो ऑक्सीजन के एटम है वहां। 6.022 10⁻23 Na एटम का मास है, 1 मोल एटम का मास है। ठीक है? तो कोई भी चीज जब 1 मोल ले ली जाती है, Na ले ली जाती है इतने सारे, तो उसके मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। किसमें? ग्राम में। आ रहा है कुछ समझ कि नहीं आया? नहीं आया? किसको? हाँ, 2 नहीं, सिंगल एटम रखे। ये सिंगल एटम देखो ना, इसको मत देखो, तो मॉलिक्यूल बन गया। इसको हाँ, ये तो अलग अलग मेजर किए ना, 16 इन दोनों को कंबाइन किए तो एक मॉलिक्यूल बन गया। तो इसका मास कितना आया भैया? ये किससे बना है? 2 एटम से। इस एक एटम का मास 16, इस दूसरे एटम का मास 16, दोनों से मिलकर के एक मॉलिक्यूल बना। तो इन दोनों का मास मिला के इसका मास बना 32। तो ये सिंगल मॉलिक्यूल का मास हो गया। लेकिन ये है तो सिंगल मॉलिक्यूल ना, ये है तो सिंगल एटम। तो ये सिंगल एटम, जब भी सिंगल एटम या सिंगल मॉलिक्यूल का मास बताना है, यूनिट क्या लगती है? AMU। AMU लिखा मतलब तुरंत स्ट्राइक करो ये किस चीज का मास है, या तो सिंगल एटम का या सिंगल मॉलिक्यूल का। लेकिन अगर ग्राम लिख गया तो ग्राम क्या बताएगा कि वो कैठो एटम का मास है, 1 मोल।
ठीक है, या ग्राम लिख गया तो वो कैथो मॉलिक्यूल का मास होगा कितना, Na। समझ आ रहा है? ओके, यहां पे देखो हमने ये 16 AMU लिखा है, अगर मैं इसको 16 ग्राम लिख दूं तो इसका क्या मतलब हुआ, ये एक सिंगल एटम का मास है और ये कितने एटम का, 1 मोल एटम, यानी कैथो एटम तराजू में रखे गए होंगे ऑक्सीजन के 6.022 10⁻23, उतने सारे एटम का मास कितना, ग्राम। ये यूनिट चेंज कर दी, सिर्फ यूनिट बताता है कि ये एक एटम नहीं है, ये इतने सारे एटम हैं। और ये इतने सारे एटम जो मैं आपको दिखा रहा हूं ना, ये आपको दिखेगा भी नहीं क्योंकि इतने छोटे होते हैं, तो है वो उसी छोटी सी दुनिया में करोड़ों एटम आ जाते हैं। अगर मैं एक छोटा सा पार्टिकल यहां से निकालूं, छोटा सा सिंगल पार्टिकल, तो वो सिंगल पार्टिकल भी लाखों करोड़ों एटम से बना होगा ना। तो एटम बोलने से लाखों करोड़ों इतने नहीं हो जाते कि आप सोचिए तराजू में कैसे रखेंगे, वो लाखों करोड़ों एटम, ये एक पार्टिकल ही है। समझ आया? तो इसका मास 1 मोल है। अगर इतने नंबर आ गए एटम के इतने, तो उसको क्या बोलना, 1 मोल, और उसका मास क्या कहलाएगा, 16 ग्राम। समझ आया? अच्छा, ये 32 AMU लिखा है, अगर मैं इसको 32 ग्राम लिख दूं तो इसका क्या मतलब हुआ, बोलिए। 32 AMU किसका मास था, एक मॉलिक्यूल का मास था ऑक्सीजन के, लेकिन अगर 32 ग्राम लिख दिया तो ये किसका मास है, कैथो मॉलिक्यूल तराजू में रखे होंगे हम, बोलो बोलो बोलो, 6.022 10⁻23, यानी 1 मोल ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल रखे होंगे, एटम नहीं। और एक एक मॉलिक्यूल में 2-2 ठो एटम होंगे। आ रहा है? नहीं आ रहा, जा रहा है, चला जा रहा है, कठिन हो जा रहा है, नहीं हो रहा। एटम मॉलिक्यूल का फीचर समझो ना भाई, मॉलिक्यूल किससे बनता है, एटम से। ये मॉलिक्यूल है, ये किससे बना है, अपने 2 एटम से बना है। तो जब मैं बोलता हूं मैं ये मॉलिक्यूल रख रहा हूं तराजू में, तो इसका मतलब यही ना रख रहा हूं, नहीं समझे? ये जब रखूंगा तो उसके अंदर ये तो रखा ही ना जाएंगे 2 ठो एटम। तो मैंने कितने मॉलिक्यूल रखे, Na मॉलिक्यूल रखे, उसका मास जो आएगा उसको क्या बोलेंगे, 32 ग्राम। तो ग्राम किसके लिए यूज करते हैं, जब कितने मॉलिक्यूल या कितने एटम होते हैं, Na। और AMU या U लिखा है तो उसका क्या मतलब है, वो सिंगल एटम का मास है या सिंगल मॉलिक्यूल का मास है। ठीक, यहां पर हमने इतने सारे यूनिट्स के, इतने सारे मॉलिक्यूल या कंपाउंड के मास निकाले, ठीक है, सिंगल मॉलिक्यूल का मास निकाला। लेकिन सिंगल मॉलिक्यूल का मास निकाले तो उसको रिप्रेजेंट किस में किए, AMU में। लेकिन अगर इसी चीज को मैं ये लिख देता 180 ग्राम, तो ये क्या बताता है, ये किस चीज का मास है, ये एक मॉलिक्यूल का मास नहीं है, ये कितने मॉलिक्यूल का मास है, Na, 1 मोल मॉलिक्यूल का मास है। आ रहा है पिक्चर समझ, नहीं आ रहा, आ रहा है, बोलिए। तो ग्राम क्या बताता है, किसी भी मास, किसी भी नंबर के सामने ग्राम लिख गया, इसका क्या मतलब है, वो कितनी चीज का मास है, 1 मोल चीज का मास है। 1 मोल में वो कैथो रखे गए होंगे तराजू में इतने सारे, उतने का मास ग्राम में रिप्रेजेंट होता है। और सिंगल एटम का मास जब भी आएगा उसको किस में रिप्रेजेंट करेंगे, AMU में। ये पिक्चर समझ आया? हाँ, अब थोड़ा सा वर्डिंग देखो ना, वर्डिंग समझो। अगर मैं किसी चीज के मास को ग्राम में रिप्रेजेंट कर दूं, जैसे ये एटम था, एटम के मास को अगर मैं AMU में रिप्रेजेंट करता हूं तो इसको क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास। AMU में रिप्रेजेंट हुआ यानी सिंगल एटम का मास, 1 एटम ऑफ एलिमेंट, सिंगल एटम का मास, उसको किस में रिप्रेजेंट किए, AMU में। तो किसी भी चीज के मास को जब AMU में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो मास क्या कहलाती है, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। लेकिन अगर किसी चीज के मास को मैं ग्राम में रिप्रेजेंट कर दूं, किसी एटम के मास को किस में रिप्रेजेंट कर दूं, ग्राम में, तो वो क्या कहलाएगा, ग्राम एटॉमिक मास। क्या कहलाएगा, ग्राम एटॉमिक मास। ये समझना। और ग्राम एटॉमिक मास क्या बताएगा, ग्राम लगा है मतलब कैथो आइटम रखे गए होंगे इधर, कैथो एटम, 1 मोल एटम। समझ आया? तो ग्राम एटॉमिक मास किसके लिए यूज किया जाता है, 1 मोल एटम का जो भी मास होता है उसको क्या बोलते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है कि नहीं है? इसी तरह से एक सिंगल मॉलिक्यूल तराजू में रखे, उसका मास आया इतना 16 AMU, मीथेन का सिंगल मॉलिक्यूल, सिंगल। या वाटर का कितना आता है, वाटर का 18 AMU। AMU लिखा है मतलब ये कितने मॉलिक्यूल का मास है, 1 सिंगल मॉलिक्यूल का मास है। लेकिन अगर मैं 18 ग्राम लिख दूं, 18 ग्राम, ठीक है जी, बोलो ये यहां तक समझ आया, आया कि नहीं आया? तो फिर से जस्ट 1 मिनट क्विक रिवाइज करते हैं इसको। क्या समझा आपने, स्टार्टिंग से लेते हैं। व्हाट इज एटॉमिक मास, व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास। एटॉमिक मास का मतलब एक एटम का मास, और एक एटम का मास हमेशा किससे कंपेयर करके बताओगे,
1 AMU से, और 1 AMU किसका मास है? हाइड्रोजन का। लेकिन वर्ड क्या यूज करना उसकी जगह? 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन एटम, उसी का मास 1 AMU मानते हैं, 12वें टुकड़े का। तो उसके कंपेयर में कितना भारी है एक एटम, उसको क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास। जो 4 गुना भारी होगा उसका एटॉमिक मास कितना? 4। और इसको रिप्रेजेंट किस में करना है? AMU में। तो एक सिंगल एटम का मास किस में रिप्रेजेंट होता है? AMU में। इसी तरह से एक मॉलिक्यूल का मास, अब मॉलिक्यूल तो एटम से बने होंगे ना, एक से ज्यादा एटम से, तो जितने एटम हैं उन सब एटम का मास आप कैलकुलेट कर दो एटॉमिक मास से और उसको जोड़ दो, तो क्या बन गया? मॉलिक्यूल का मास। एक सिंगल मॉलिक्यूल का मास, उसको क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर मास। और मॉलिक्यूलर मास भी किसके कंपेयर में हम बताते हैं? वही 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन एटम, उसके कंपेयर में। ठीक है, क्योंकि इसके एटम का मास आपने किससे निकाला है? इसी से, 1/12 से कंपेयर करके। ठीक है कि नहीं? नहीं आया समझ में? आया कि नहीं आया? बोलिए। आया। तो अगर आप 1 एटम का मास बता रहे हैं तो उसको किस में बताओगे? कंपेयर करके AMU में। 1 मॉलिक्यूल का मास बताओगे तो उसको भी किससे कंपेयर करोगे? कार्बन 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन एटम से। और इसको भी किस में बताओगे? AMU में। लेकिन जब ग्राम में किसी चीज का मास रिप्रेजेंट किया जाएगा, एटम का मास अगर मैं ग्राम में रिप्रेजेंट करता हूं, 16 ग्राम, 32 ग्राम, इसका क्या मतलब होता है कि कितने एटम रखे हैं आपने तराजू में? 1 मोल, यानी Na एटम, उसका मास ग्राम में रिप्रेजेंट होगा। ठीक है? या मॉलिक्यूल, अगर Na मॉलिक्यूल रख दिए तो उसका मास भी किस में रिप्रेजेंट होगा? ग्राम में। जैसे 1 सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, उसका मास क्या होता है? 18 AMU। लेकिन Na मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का मास क्या होता है? 18 ग्राम। ठीक है, नंबर वही रहता है, खाली यूनिट चेंज हो जाती है। AMU बताता है सिंगल एटम का मास है, सिंगल मॉलिक्यूल का, और ग्राम क्या बताता है? 1 मोल लिया है आपने, 6.02 to 10^23। ठीक है ये। और जब किसी एटम का मास आप लोग ग्राम में रिप्रेजेंट करते हो, यानी 1 मोल एटम का मास लेते हो, उसको क्या बोलते हैं? ग्राम एटॉमिक मास। किसी मॉलिक्यूल का मास अगर आप 1 मोल लेते हो, ग्राम में रिप्रेजेंट करते हो, तो उसको क्या बोलते हैं? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। आया समझ? इसी तरह से अगर कोई सॉल्ट आ जाए, आयन वाली चीज, जैसे ये NaCl, ठीक है, यहां मैंने एग्जांपल भी लिखा है, ये क्या है? आयन वाली चीज है, सॉल्ट। सॉल्ट मतलब इसमें प्लस बनता है ये Na, और Cl माइनस बनता है। तो आयन वाली चीज पहचान लोगे कि नहीं? बोलिए। जैसे NaCl है, HCl है, सॉल्ट जिसमें प्लस माइनस बनता है, आयन। ये पॉजिटिव आयन, ये निगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन, निगेटिव आयन, समझ रहे हैं? और इसका जब आप मॉलिक्यूल का मास निकालोगे, कैसे निकाले? सेम वही चीज ना, 23 प्लस 35.5 कितना आया? 58.5। ठीक, इसका मास बताओ। हाइड्रोजन का 1 और क्लोरीन का 35.5 कितना आया? 36.5। अच्छा, ये क्या, किस टाइप के कंपाउंड हैं? आयन वाले। क्या है ये? आयन वाले। तो आयन वाले जो कंपाउंड होते हैं उसको हम बोलते हैं फॉर्मूला मास। ये एक और शब्द आ गया, आयन वाले। सॉल्ट जितने हैं ना, उसका जो मॉलिक्यूलर मास आप निकालते हो, मॉलिक्यूलर मास निकालने का तरीका समझ में आया? आया। एक मॉलिक्यूल में जेठो एटम है, हर एटम का मास निकाल दो एटॉमिक मास के नियम से, तो टोटल जो बना वो क्या बन गया? उसका मॉलिक्यूलर मास। अब अगर आयन वाली चीज आई कंपाउंड, तो उसको मॉलिक्यूलर मास ना बोल के क्या बोलते हैं? फॉर्मूला मास। है वही चीज। इसको क्या बोलना आपसे? ये क्या है? फॉर्मूला मास। दिस इज ऑल्सो फॉर्मूला मास। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास ही क्या बन जाता है? फॉर्मूला मास। कब? जब कंपाउंड कैसा हो? आयन वाला, प्लस माइनस चार्ज वाला। तो उसको मॉलिक्यूलर मास ना बोल के क्या बोलेंगे? फॉर्मूला मास। अब ध्यान से सुनिए, अगर मैं फॉर्मूला मास को AMU में रिप्रेजेंट कर रहा हूं तब तो सिंपल फॉर्मूला मास, लेकिन इसी चीज को अगर मैं ग्राम में कन्वर्ट कर दे रहा हूं तो इसको क्या बोलना? अगर मॉलिक्यूलर मास बता रहे थे, ग्राम में बताएंगे तो क्या बोलते थे? ग्राम मॉलिक्यूलर मास, यानी 1 मोल इतनी चीज का मास है ना, 1 मोल मॉलिक्यूल का मास। और सेम अगर ये आयंस हैं तो इनके मास को क्या बोलना? मॉलिक्यूलर मास नहीं बोलना, क्या बोलना? फॉर्मूला मास। और इसको अगर मैं ग्राम में रिप्रेजेंट कर दूं तो क्या बन जाएगा? ग्राम फॉर्मूला मास, ग्राम एटॉमिक मास। समझ आया? आया कि नहीं? बोलो। आया। तो ये आपका फॉर्मूला मास, ग्राम फॉर्मूला मास या ग्राम एटॉमिक मास, इतना ही तो है ये, और तो कुछ नहीं इसमें। तो ये 3-4 शब्द समझ में आ गए, वर्ड क्या यूज करते हैं। तो इसको आप नोट करें, मैं इसको पूछूंगा आपसे अगली क्लास में सारी चीजें। ठीक है, तो इसको आप प्रिपेयर करके आएंगे। उसके बाद हम लोग फिर मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं और
उसके कैलकुलेशन समझेंगे मोल कॉन्सेप्ट्स के, ठीक। उसमें ये वापस से थोड़े थोड़े मैं रिपीट भी करूंगा तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक।